नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो के जरिए हम आपको बताते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन और साथ ही कल का मार्केट कैसा रहने वाला है, कल कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, ये हम आपको बताते हैं। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, हमारे साथ जाने माने मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय हैं और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है आपको अलग अलग रिसर्च बताने के लिए। देवांशी से हम जानेंगे आज के बाजार का पूरा एक्शन क्यों रहा है, कैसा रहा है। इसके अलावा मानसी बताएंगी रियल एस्टेट में क्यों स्लो डाउन आया है और कुशल से जानेंगे क्या है रेलवे शेयरों के लिए अच्छी खबर। एफएनडो में कौन से शामिल होंगे नए शेयर, ये हमें बताएंगे संदीप। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में किस तरह का कारोबार रहा है, किस तरह का ट्रेड रहा है। तो मार्केट की बात करें तो वायदा कारोबार के वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में शानदार तेजी का माहौल रहा। अच्छी तेजी रही आज बाजार में 1.25% की मजबूती के साथ निफ्टी 10,550 के पार बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 400 अंकों से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। हालांकि निफ्टी बैंक दिन भर की बढ़त को गंवाकर 24 अंकों की कमजोरी के साथ 21,950 के करीब बंद हुआ। और अब आपको बताते हैं कि आज के बाजार में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 557 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 909 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज वीकली एक्सपायरी बहुत अच्छी रही, निफ्टी 10,500 के पार बंद होने में कामयाब रहा। बाजार को मजबूती कहां से मिल रही है, आज के कारोबार पर आपकी क्या राय है? भारतीय बाजारों में जबरदस्त तेजी का मोमेंटम आज भी बरकरार रहा और आज की क्लोजिंग तो इसलिए भी अहमियत वाली है क्योंकि आज हफ्ते की एक्सपायरी थी। जुलाई सीरीज का पहला हफ्ता था और 10,500 से कहीं ज्यादा ऊपर जाकर बाजार 10,550 के नजदीक बंद होने में कामयाब रहे। बैंक निफ्टी भी 22,000 के पार निकला, टिका भी, लेकिन हाँ, क्लोजिंग के वक्त थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती दिखी, लेकिन फिर भी 22,000 के नजदीक की क्लोजिंग किसी भी लिहाज से बुरी तो नहीं है। तो कुल मिलाकर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहा। क्यों? एक तो ये कि भारतीय बाजार शॉर्ट्स कवरिंग के सारे संकेत कल ही दे चुके थे। कल जो रेंज में फंसे हुए थे 8 दिन से, कल उसको ब्रेक करने का पहला संकेत आपको आ गया। अब आज कोई खास कमजोरी के संकेत थे नहीं ग्लोबल मार्केट से, और उसके बाद डाउ फ्यूचर्स धीरे धीरे ऊपर बढ़ते गए। तो डाउ फ्यूचर्स की मजबूती के साथ हम और मजबूती बढ़ाते गए और वीकली एक्सपायरी के दिन थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी और खरीदारी, दोनों से आया जोश और फिर बाजार 10,600 के नजदीक पहुंचे। निफ्टी पर जो इंपॉर्टेंट टारगेट लेवल था उसके पास पहुंच गए और बैंक निफ्टी पर भी 22,350 के आसपास पहुंचे। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेशन। अब बैंक्स, एनबीएफसी सुबह तो लीड कर ही रहते, बाद में दोपहर के बाद ऑटो, आईटी शेयरों से लीडरशिप आ गई, तो खरीदारी चौतरफा हुई है। ऐसा नहीं कि खाली 1-2 सेक्टर या 2-4 स्टॉक ही चल रहे हैं। अच्छी तेजी होती है। देखिए, मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में तो पूछिए मत क्या चल रहा है। पार्टी चल रही है और जबरदस्त तरीके से चल रही है और क्या दौड़ लगा रहे हैं ये शेयर। तो जबरदस्त तेजी है ब्रॉडर मार्केट में, अच्छी खासी खरीदारी होती हुई दिख रही है। कोई डर, कोई चिंता किसी तरह का कुछ है नहीं, एकदम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो पूरी तरह से ये मतलब मार्च के महीने में मेरे ख्याल से 10-11 मार्च के आसपास जो क्लोजिंग हुई थी उसके बाद वापस अब जाकर हम यहां पर इस क्लोजिंग पर आए और 23 मार्च को जो भारतीय बाजारों ने लो बनाए थे उसके बाद की हाईएस्ट क्लोजिंग निफ्टी पर आज हमें फिर से मिली है। तो बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग सेशन रहा बाजारों के लिए, जहां पर मजबूती रही। घरेलू फंड्स की खरीदारी बरकरार है। एफआईज कैश मार्केट में नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन शॉर्ट कवरिंग जरूर उन्होंने की है, उससे भी फायदा मिला है। तो ओवरऑल एक और बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन आज का रहा है भारतीय बाजारों के लिए। अब सवाल ये है कि जो बात अभी अनिल सर ने बताई कि आज का कारोबार कैसा रहा, उसके पीछे क्या ट्रेंड रहा, लेकिन अब सवाल यह है कि आज के बाजार में जो तेजी हमने देखी है उसके पीछे खबरें कौन कौन सी रही और उन खबरों के दम पर कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जहां पर हमने एक्शन देखा।
ये बताने के लिए देवांशी आशर मौजूद हैं हमारे साथ। देवांशी, बताइए। आज एक्सपायरी के दिन बाजार में फिर एक बार अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। निफ्टी हरे निशान में क्लोज होते हुए दिखे, लेकिन निफ्टी बैंक में हमने देखा या फाइनेंशियल्स में हल्की सी मुनाफा वसूली आज आती हुई दिखी थी। सबसे पहले अगर मैं वायदा बाजार की बात करूं, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्शन आज वहां पे दिखा है, तो कुछ स्टॉक्स थे जहां पे फ्रेश लॉन्ग्स बनते हुए दिखे, जैसे कि मदरसन सूमी थे, साथ ही टाटा पावर, यूबीएल, सेल जैसे कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज फ्रेश लॉन्ग्स बनते हुए दिखे। और वहीं आप देखिए अपोलो हॉस्पिटल्स, उज्जीवन, फेडरल बैंक, जस्ट डायल, मन्नपुरम, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पे हमने देखा आज पोजीशंस कटती हुई दिखी हैं। उसके अलावा अगर सेक्टर्स की बात करूं तो आज ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छी खरीदारी थी। लगभग सारे सेक्टर्स में आज अच्छे गेन्स आते हुए दिखे, खरीदारी दिखी, लेकिन फाइनेंशियल्स और रियल्टी में हमने देखा ऊपरी लेवल से थोड़ा सा दबाव जरूर बना है। सबसे पहले ऑटो की अगर बात करें तो यहाँ पे जो बिक्री के आंकड़े आए थे उसके चलते हमने देखा M&M, हीरो, मारुति, अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे हमने अच्छी खरीदारी देखी है। वहीं आईटी में भी हमने देखा आज दिग्गज में अच्छे गेन्स थे। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज हरे निशान में ट्रेड हुआ। और वहीं आप देखिए ऑयल एंड गैस में भी आज हमने देखा चेन्नई पेट्रो, अदानी गैस, ONGC, MRPL जैसे कुछ चुनिंदा स्टॉक्स थे जो आज टॉप गेनर्स इस सेक्टर में आते हुए दिखे। मेटल स्टॉक्स आज फिर एक बार अच्छे गेन्स आते हुए दिखे, लेकिन सरप्राइजिंग एक स्टॉक था मिश्र धातु। हमने जो आपको एक्सक्लूसिवली बताया कि OFS सरकार ला सकते हैं स्टॉक का, उसके बाद अच्छे गेन से स्टॉक पर आते हुए दिखे और टॉप लीडर बनता हुआ दिखा। साथ ही टाटा स्टील, नैल्को जैसे कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज अच्छे गेन्स आए। और आखिर में मैंने जैसे कहा जो फाइनेंशियल्स है वहां पे थोड़ी सी मुनाफा वसूली आती हुई दिखी। सबसे ज्यादा बैंक्स पर आज हमने देखा थोड़ा सा डाउनफॉल आया है। एक्सिस बैंक, साथ ही कोटक बैंक, ICICI बैंक यहाँ पे लाल निशान के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। और आखिर में आप देखिए सरकारी बैंक जैसे कि PNB, यहाँ पे भी लाल निशान के साथ ही आज ट्रेड होता हुआ दिखा। तो कुल मिलाकर ब्रॉडर मार्केट्स में आज अच्छे गेन्स आए। कुछ फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स थे जहां पे आज हमने देखा लाल निशान के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी है। ओके, तो ठीक है, ये देवांशी ने बताया कि आज खबरें कौन कौन सी रही और कहां कहां पर एक्शन दिखा है। लेकिन अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का, और हमारे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मेरा आपसे सवाल ये होगा, आज की जो तेजी मार्केट में रही, इस तेजी को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये तेजी आपको टिकाऊ लग रही है या आपको लगता है कि थोड़ा वक्त लगेगा अभी? जी, बिल्कुल टिकाऊ लग रहे हैं। देखिए, कंटिन्यूअसली इंडियन मार्केट में एक पॉजिटिव बायस बना हुआ है और वो पॉजिटिव बायस बरकरार है। हाँ, ये बात सही है कि ऊपर लेवल में थोड़ा बहुत बिकवाली आती है, वो प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर आप ले सकते हैं, और ये मार्केट के लिए हेल्दी भी है कि एक तरफा मार्केट कंटिन्यूअसली बढ़ने से बेहतर है कि बीच बीच में थोड़ा बिकवाली आए, प्रॉफिट बुकिंग हो, थोड़ा लेवल पे कंसोलिडेशन हो। पर अगर आप देखेंगे निफ्टी में 10,000, 100, 200, 300, 400, 500 हर लेवल पे हम लोग पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रहे हैं, और थोड़ा बहुत करेक्शन आता है फिर उस लेवल से ऊपर जाता है। तो ये मार्केट के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बात यहाँ पे ये है कि जो ग्लोबल लिक्विडिटी है वो अभी भी बरकरार है, और ग्लोबल निवेशक कंटिन्यूअसली कहीं ना कहीं खरीदारी कर रहे हैं। कभी कैश मार्केट में थोड़ा बेचते हैं तो फ्यूचर्स में कवर करते हैं, फ्यूचर्स में ज्यादा पोजीशन लेते, नेगेटिव पोजीशन है तो कैश में खरीदारी करते हैं। ओवरऑल एक पॉजिटिव सा माहौल बना हुआ है। डोमेस्टिक मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर का इनफ्लो जो अप्रैल मई में कम हो गया था, वो वापस जून में म्यूचुअल फंड्स में या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में आने लगा है। और तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी अब जम के खरीदारी कर रहे हैं सिलेक्ट काउंटर्स में, क्योंकि पहले उनके तरफ से बिकवाली आ रहा था, अब उनके तरफ से भी खरीदारी आ रही है। तो यहाँ पे माना जा सकता है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन कम पॉजिटिव बायस लेके मूव कर रहा है। ध्यान में ये रखना होगा कि क्योंकि एलिवेटेड लेवल्स है, मार्केट पिछले एक महीने में बहुत अच्छा ट्रैक्शन दिखाया है, तो कहीं करेक्शन छोटा मोटा आ सकता है। तो निवेशक को थोड़ा सतर्क रहना है। अगर ट्रेडर है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो स्टॉक पिकिंग का ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी है। ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर की। और रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर कुछ दिक्कतें हैं और इस वजह से यहाँ पर स्लो डाउन दिख रहा है। इसके पीछे क्या दिक्कत है, क्या बड़ी वजह है जिससे ये सेक्टर अभी दबाव में है, ये बताने के लिए मानसी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मानसी, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए रियल एस्टेट सेक्टर में आए दिन काफी सारे उतार चढ़ाव हम देखते हैं, लेकिन आज के दिन जो खबर आ रही है वो नए लॉन्चेस को लेकर है। लॉकडाउन के चलते नए प्रोजेक्ट लॉन्च में भारी गिरावट देखने को मिल रही है।
Q1 FY21 की अगर बात करें तो यहां पर न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च में 50% का डाउन ट्रेंड देखने को मिला है सालाना आधार पर। जून तिमाही में महज 56,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 50% की गिरावट है। तैयार प्रोजेक्ट्स की गति भी धीमी पड़ती हुई दिखी है। जून तिमाही में तैयार प्रोजेक्ट्स में 83.9% की गिरावट सालाना आधार पर देखने को मिल रही है। रिवाइव्ड प्रोजेक्ट्स उम्मीद की किरण जरूर हैं, क्योंकि रिवाइव्ड प्रोजेक्ट्स के प्रदर्शन में 82.8% का उछाल जरूर देखने को मिला है और साथ ही लॉकडाउन हटने पर कामकाज फिर से शुरू हो सकता है, ये उम्मीद भी सेक्टर लगाकर चल रहा है। नई स्कीमें जो डेवलपर्स लेकर आ रहे हैं उससे भी बिक्री में मदद मिल सकती है, ऐसी उम्मीद है। लेकिन फिलहाल रियल एस्टेट सेक्टर में न्यू प्रोजेक्ट लॉन्चेस की गति जो है काफी धीमी है। ठीक है, अब सुदीप जी, मैं सर आपसे जानना चाहता हूं, जो वजह मानसी ने अभी बताई है कि क्या वजह है जिससे ये सेक्टर दबाव में है, तो ऐसे में अब जो वजह है, क्या ये और अभी दबाव बनाने में सफल हो पाएंगी, या फिर आपको लगता है कि अब ये बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेगा? ओवरऑल आपका आउटलुक है क्या रियल एस्टेट के ऊपर? जी मृत्युंजय, देखिए, हम रियल एस्टेट में निवेशक को सतर्क रहने की सलाह देंगे। जो दिक्कतें रियल एस्टेट सेक्टर में थी, वो उसकी शुरुआत 1-1.5 साल पहले हुआ था, और कोविड के कारण, जो पैंडेमिक के कारण, ये दिक्कतें और भी बढ़ गई है। पहले रेरा का इम्प्लीमेंटेशन, डिमोनेटाइजेशन और लिक्विडिटी क्रंच, इसको लेके रियल एस्टेट सेक्टर परेशान थे। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन का भी इसमें एक हिस्सा है, और उसके बाद कोविड-19 के बाद ऐसा लग रहा है कि कमर्शियल रियल एस्टेट में भी अच्छा खासा दबाव देखने की संभावना रहेगी। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अगर चालू होता है तो डिमांड शायद कमर्शियल एस्टेट का कम होगा। रेसिडेंशियल में भी शायद स्ट्रक्चर में काम हो रहा था, वो स्ट्रक्चर में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। ये तो फंडामेंटल इश्यूज हैं, और ऑपरेशन लेवल पे रियल एस्टेट सेक्टर में एक बहुत बड़े संख्या में माइग्रेंट लेबर काम करते हैं, और उनका वापस अपने गांव या अपने स्टेट में चले जाने के कारण रीस्टार्ट करने में रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत टाइम लगेगा। तो ओवरऑल 1-2 क्वार्टर अभी यहाँ पे दबाव रहेगा, तो सतर्क रहने की ही सलाह देंगे। हाँ, ये बात सही है कि वैल्यूएशन के लिहाज से कुछ स्टॉक्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और जैसे हम कहते हैं कि फॉलिंग नाइफ में हाथ नहीं लगाना चाहिए, तो थोड़ा सतर्क रहना बेहतर रहेगा। तो आप कह रहे हैं कि अभी सतर्क रहना इसमें जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे ने 151 पैसेंजर ट्रेनों के लिए प्रक्रिया तेज कर दी है। क्या है पूरी खबर, ये बताने के लिए कुशल हमारे साथ जुड़े हैं। कुशल, बताइए। जी, तो भारतीय रेलवेज में अब निजी भागीदारी बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो इंडियन रेलवेज ने 109 रूट्स पर निजी कंपनियों की बोलियां मंगवाई हैं, जिसमें उनको 151 पैसेंजर ट्रेन ऑपरेट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट 35 वर्षों का होगा और 30,000 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट्स आने की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है। और ये जो ट्रेनें बनेंगी, ये अधिकतर ट्रेन भारत में ही बनने की जो है कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। और जाहिर सी बात है कि ये जो भी ट्रेनें बनेंगी और जो लोकोमोटिव्स और जो वैगन्स यूज होंगे इनमें, वो पर्टिकुलरली जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस होंगे, और जो भी कंपनियां इनको बनाएंगी उनको आगे के लिए उनकी जो ऑर्डर पाइपलाइन है वो कहीं ना कहीं काफी बढ़िया बनती हुई नजर आ सकती है। इसमें काफी सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, जैसे कि RVNL है, और साथ ही अगर आप देखें तो वैगन्स बनाने वाली टीटागढ़ वैगन्स, BEML और इरकॉन इंटरनेशनल, और बाकी इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी भी इसमें काफी रिक्वायर्ड रहेगी। जो नई टेक्नोलॉजीज अगर यूज होती है तो उसमें राइट्स काफी फोकस में रहता है। तो इन सब रेलवे स्टॉक्स पर आपको फोकस रखना होगा। आगे आने वाले समय में इनकी ऑर्डर बुक जो है ये स्टेप से आगे बढ़ने की अंदेशे लगाई जा रहे हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एफेंडो में 11 नए शेयर शामिल हो सकते हैं। ICICI डायरेक्ट की क्या है पूरी रिपोर्ट, ये बताने के लिए संदीप हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सहयोगी। संदीप, बताइए।
देखिए कुल मिला के 11 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट मानता है कि इस बार एफएनओ यानी कि वायदा बाजार का हिस्सा बन सकते हैं। 6 महीने के औसत के हिसाब से आप देखिए तो एनएसई के जो मापदंड हैं, जो कि 3 तरह के पैरामीटर्स हैं जो कि एनएसई कंसीडर करता है, उस हिसाब से देखा जाए ये कुल 11 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि इन पैरामीटर्स पे खरे उतरते हैं और जिनकी हो सकता है एफएनओ में यानी कि वायदा बाजार में एंट्री होती हुई दिखे। अप्रैल 2020 ये लास्ट टाइम है जब एसबीआई लाइफ इकलौता ऐसा स्टॉक है जिसकी एंट्री हुई थी। उससे पहले फरवरी 2020 उस दौरान हमने देखा था 3 शेयर शामिल होते हुए दिखे थे, और फरवरी वाला जो एडिशन था 2 साल के लंबे अंतराल के बाद हमने देखा था कोई वायदा बाजार में जो शो है, जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं एंटर होता हुआ दिखा था। तो इस बार जब भी ये एनएसई कंसीडर करे 11 ऐसे स्टॉक्स है, और अच्छी बात ये है कि ये अलग अलग सेक्टर्स हैं जिसमें आप आरती इंडस्ट्रीज है, एबट इंडिया है, गैस स्पेस है, अदानी गैस है, दीपक नाइट्राइट है जो कि ट्रेडर्स का फेवरेट स्टॉक है, इसके अलावा एचडीएफसी एएमसी, इंश्योरेंस स्पेस है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, इप्का लैब्स है, फार्मा स्पेस है, आईटी स्पेस है, एलएनटी इन्फोटेक है, फाइजर है, एक और फार्मा स्टॉक है, पीआई इंडस्ट्रीज है और ट्रेंड। ये कुछ ऐसे 11 स्टॉक्स हैं जो कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट मानता है कि जो 3 पैरामीटर्स जिसमें से एक मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट होती है, एवरेज डेली वॉल्यूम होता है, उसके पैमाने पे देखा जाए ये खरे उतरते हैं। और उस लिहाज से जब भी एनएसई कंसीडर करे ये 11 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि वायदा बाजार का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, सारे पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं। ओके, सुदीप जी सर, आपका क्या कमेंट होगा इस खबर के ऊपर जो ये 11 नए शेयर शामिल होने वाले हैं एफ&ओ में? जी बिल्कुल सही सिलेक्शन है, मैं ये कहूँगा। और इनमें से जैसे जिन कंपनीज का जिक्र किया गया था उनका पोटेंशियल और परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो हमको लगता है कि ये बिल्कुल सही होगा अगर इंडेक्स में शामिल किया जाए इनको। इंश्योरेंस, स्पेशलिटी केमिकल, फार्मा, ये सारे सेक्टर्स आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने की संभावना है, और हम लोगों को लगता है कि ये बहुत जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। जी ठीक है, अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का, शर्मा जी के ऑप्शन का। और हमारे साथ एचडीएफसी के वीके शर्मा जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, ऑप्शन के जरिए कहां पर ट्रेड लेना ठीक रहेगा? जी नमस्ते मृत्युंजय, आपको और आपके सभी दर्शकों को। हमारा राजा बैटरी आज 4 महीने के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है। क्लोजिंग हाई में ये हाईएस्ट लेवल था और वॉल्यूम्स भी अच्छे थे। तो 700 रुपए का कॉल 26 रुपए 85 पैसे पे लिया जा सकता है और उसका स्टॉप लॉस रखा जाना चाहिए 20 रुपए, और चांसेस हैं कि सप्ताह भर में 45 रुपए का लेवल देख पाएंगे। इतना ही मेरी तरफ से। नमस्ते मृत्युंजय। बहुत शुक्रिया सर आपका ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए। और अब वक्त है ये जानने का कि कल के मार्केट में आपकी स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, कल से वायदा बाजार के लिए नया हफ्ता शुरू हो रहा है, मगर कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन भी है, तो क्या स्ट्रैटेजी कल के मार्केट में बनानी चाहिए? अब जहां तक कल के सेशन का सवाल है, उम्मीद तो यह है कि अमेरिकी बाजारों में एक अच्छा सेशन होगा, क्योंकि जब भारतीय बाजार बंद हुए तो 200 पॉइंट ऊपर थे डाउ फ्यूचर्स, तो उस लिहाज से तो अच्छी तेजी होनी चाहिए, और उस लिहाज से होती है तेजी तो हम और आगे बढ़ेंगे। अब कल के लिए 2 लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट है जिस पर फोकस करिए। पहला लेवल तो है निफ्टी पर 10,600 का। अब फ्रेश तेजी 10,600 के पार निकलकर बनेगी, नहीं तो 10,400 10,600 ये 200 पॉइंट की रेंज में बाजार वक्त बिताने की कोशिश करेगा। पॉइंट नंबर 1। बैंक निफ्टी पर आइए। बैंक निफ्टी पर 21,800, 22,300, 350 ये वो रेंज है जिसमें अब थोड़े वक्त बिताएगा बैंक निफ्टी, और इसके पार किसी एक तरफ निकलेगा तो बड़ी तेजी या बड़ी मंदी बनेगी। तो दोनों में थोड़ा सा हो सकता है, आपने 2 दिन अच्छी तेजी देखी, अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखी, अच्छी खरीदारी भी देखी है, उसके बाद थोड़ा वक्त बिताने की कोशिश करें। लेकिन इसमें एक फायदा है। फायदा ये है कि अगर मतलब इंडेक्स दोनों रेंज में रहेंगे ना, बहुत ऊपर ना हो बहुत नीचे ना हो, तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में जो तेजी का माहौल है, इससे वो तेजी का माहौल बरकरार रहता है और उसमें कहीं कोई फेरबदल आने के संकेत नहीं है। फिर भी आपकी नॉलेज के लिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि देखिए, अब निफ्टी पर 10,300, जी हाँ 10,300, 10,350 मजबूत सपोर्ट हो गया। तो जब तक ये लेवल ना टूटे, अभी तो बहुत दूर है, जब तक ये ना टूटे तब तक तो आपको टेंशन में आना ही नहीं कि कोई मंदी के बारे में सोचना है या ट्रेंड रिवर्सल के बारे में सोचना है। बैंक निफ्टी के लिए
21,500 21,700 मजबूत सपोर्ट जोन है। जब तक ये ना टूटे तब तक बिल्कुल मंदी के बारे में सोचना नहीं है। तो ये लेवल है, इस पर फोकस करिए, एंजॉय कीजिए, आराम से तेजी कीजिए, ब्रॉडर मार्केट में तेजी कीजिए, कैश मार्केट के स्टॉक्स में तेजी कीजिए। सेक्टोरल टर्निंग हो रही है, नए नए सेक्टर्स आ रहे हैं, उन पर फोकस कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कल भी एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया सर आपका कल के लिए ये स्ट्रेटेजी बताने के लिए। और अब वक्त है कल के कारोबार के लिए ऑप्शन का एक और ट्रेड जानने का। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए कल ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लेना चाहिए? या गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, जिस तरीके से आज मार्केट में एक्सपायरी हुई और 10,500 के ऊपर अब कंफर्टेबली हम मार्केट ने क्लोज किया है, सो ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि देखें तो अगर हम पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन चल रहा था और आज हमने ब्रेकआउट देखने को मिला है जो कि 10,500 के लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है, तो पॉजिटिव मोमेंटम रहना चाहिए। तो हम यहाँ से 10,600 का कॉल ऑप्शन जो कि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का बाय करने की सलाह देंगे। आज जो क्लोज हुआ है करीब 108 रुपए के आसपास, इसमें स्टॉप लॉस रखना है 85 रुपीज का। और हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा 10,650 10,700 की तरफ। तो इसमें टारगेट जो बन के आना चाहिए वो 140 से 150 के टारगेट देखने को मिलना चाहिए। तो बाइंग साइड का ही ट्रेड लेना है कॉल ऑप्शन के थ्रू, 10,600 का कॉल ऑप्शन बाय करके। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आज सेकंड हाफ में हमने काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट मेटल स्पेस में देखने को मिला। काफी स्टॉक्स में एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ दिखा। तो टाटा स्टील को हम बाय करने की सलाह दे रहे हैं जो कि करीब 334 रुपए के आसपास क्लोज हुआ है। तो कल के सेशन में टाटा स्टील बाय किया जा सकता है 328 के स्टॉप लॉस से। 347 यहाँ से टारगेट होना चाहिए एक या दो ट्रेडिंग सेशन का टाटा स्टील में बाय करने का। जी बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका ये ट्रेड बताने के लिए। लेकिन अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म की। और सुदीप जी, सर लंबे समय के लिए अगर इस मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो उनको कल कहां पर निवेश करना चाहिए? जी, मैं 2 शेयर का जिक्र करना चाहूंगा जहां पे लंबी अवधि के लिए निवेशक खरीदारी कर सकते हैं। पहला शेयर है पेट्रोनेट एलएनजी। ये दिग्गज कंपनी है अपने क्षेत्र में और इनका बहुत अच्छा पकड़ है एलएनजी मार्केट में। सुपर पाइपलाइन नेटवर्क है और जैसे हम जानते हैं कि एलएनजी का यूज कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। जो Q4 में नतीजे भी बहुत अच्छे आए थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तो एलएनजी का ही कारोबार ज्यादा चल रहा है, पर आने वाले दिनों में कमर्शियल यूज ऑफ गैस चालू होगा और भी बाकी सारे इंडस्ट्रियल यूज के लिए गैस का जरूरत होगा और इसके लिए एक मुख्य भूमिका पेट्रोनेट एलएनजी निभाएंगे। और इनका जो नेटवर्क क्रिएट किया है, इनके जरिए जो आने वाले दिनों में जो कंपटीशन की बात की जा रही है, उस कंपटीशन आने से भी इनका परफॉर्मेंस और भी इंप्रूव होने की संभावना है क्योंकि गैस का यूसेज बढ़ेगा। और हम इसका करीब 400 रुपए का तक का प्राइस देख रहे हैं एक साल के अंदर। दूसरा कंपनी जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा, ये रबर केमिकल क्षेत्र के दिग्गज कंपनी जो दुनिया के जाने माने कंपनी है, नोसिल, वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर केमिकल्स। परफॉर्मेंस जो उम्मीद था उससे बहुत ही बेहतरीन आया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि एक तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स के साथ ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। दूसरी बात है कि अभी चाइना के साथ ग्लोबल जो ट्रेड का इश्यूज चल रहे हैं उसके चलते जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स हैं, टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका भी सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और उसका फायदा नोसिल को आने वाले दिनों में बहुत अच्छी तरह से मिलने की उम्मीद है। तो 110 रुपए का टारगेट एक साल के लिए रख के यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। निवेशक को जरूर अच्छा नतीजा मिलेगा दोनों काउंटर्स में। जी बहुत शुक्रिया सर आपका सुदीप जी, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का ही बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के बाजार में किस तरह का एक्शन रहा और कौन कौन सी खबरें रही और कल का कारोबार कैसा रह सकता है, कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं, ये हमने आपको बताया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त है